आप लोग इस विशाल धरने में बहेड़ी विधानसभा के कोने कोने से चलकर यहाँ आए हैं। मैं सबसे पहले अपने नगर के कमेटी और साथियों का, विधानसभा की कमेटियों का और विधानसभा के नेताओं का, और हमारे जो जोन प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी हैं और उनकी कमेटी, उन सबका, और सभी जगह से जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग ट्रैक्टर ट्राली से आए हैं, जबकि धान की कटाई का काम बिल्कुल पीक पर है, अपना काम छोड़कर और इतनी तपती धूप में और ख़ास तौर से ट्रालियों से और ट्रैक्टरों से बैठकर आए हो। जिन ट्रैक्टर ट्रालियों को किसान भूल गया है, उन पे बैठना नहीं चाहता है, उनसे आप चलकर यहाँ आए हो। मैं आप सबका अपने दिल की गहराइयों से, मैं अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से, अगम मौर्य जी की और ज़िला पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी इस विशाल धरने में हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बुज़ुर्ग जो भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने बहुत मेहनत की चुनाव में, और इस उम्मीद के साथ की होगी शायद कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मोदी जी ने कहा है कि किसान भाइयों परेशान मत हो, तुम्हारी आमदनी हम दुगनी कर देंगे। इस उम्मीद के साथ बहुत मेहनत करी कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई। और जब नहीं हो पाई तब मैं चलकर उनके घर पर गया, पुनू नागर, और मैंने कहा कि आप बुज़ुर्ग हो और भारतीय जनता पार्टी से पूरा किसान आज परेशान है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे इकबाल सिंह चीमा तो दिल्ली और लखीमपुर हो, जहां भी हो, और इनके जितने भी साथी हैं सब लोग लड़ रहे हैं जहां जहां जो हों। 3-4 दिन पहले मनुआ पट्टी में लेखपाल को घेर लिया हैं, कल घेरा था इन्होंने हरपाल ने, और अभी परसों यहाँ का विधायक जो 2.5 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं वो गए, और उनका भी बंजरिया में आज अखबार में भी छापा है, उनका भी वहाँ किसानों ने बहुत विरोध किया है। मैं ऐसे हमारे विशाल धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे जो बहेड़ी के बहुत पहले पूर्व प्रमुख रहे हैं चौधरी अतर सिंह जी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे धरने में आकर उन्होंने ये बता दिया कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ। जो किसान बेहाल है, बदहाल है, परेशान है, और इसलिए अब मैं किसानों की लड़ाई में, हमारे बुज़ुर्ग भी कूद पड़े हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों की लड़ाई को और तेज़ धार मिलेगी। यहाँ मौजूद हमारी पार्टी के जिन्होंने अभी बरेली में मौर्य सम्मेलन कराया, और वो मौर्य समाज, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, जो पिछली बार 90% भारतीय जनता पार्टी को पड़ा था, और बहेड़ी में तो शायद 95% पड़ा था। जिन्होंने यहाँ के विधायक को जिताया, और पूरे उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज पड़ा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी को ये झांसा दिया गया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तो पूरी बिरादरी ने सोचा इस बार बहुत मज़ा आएगा, हम मुख्यमंत्री होंगे। खूब वोट दिया, निराश हो गए, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो एक मौर्य समाज के भारतीय जनता पार्टी में है बहुत टाइम से, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। मौर्य समाज के लोग सोच रहे थे कि शायद हमारा नंबर आ जाए, और वो भी बड़ी उम्मीद में होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें भी ठेंगा दिखा दिया। लेकिन ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो हर समाज का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, उन्होंने महसूस किया कि बरेली जनपद में मौर्य समाज के साथ बहुत छलावा हो रहा है, मौर्य समाज के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। तब उन्होंने
आपके बीच में इंजीनियर अगम मौर्य जी को बरेली का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाकर मौर्य समाज को सम्मानित करने का काम किया। यहाँ मौजूद फतेहगंज पश्चिमी से 2 बार प्रमुख रहे, इस बार भी जीते, समाजवादी पार्टी के महासचिव सत्येंद्र यादव जी बरेली से ही चलकर आए, हमारे बड़े करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद यादव जी, यहाँ मौजूद पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रमुख वफाउर रहमान साहब, यहाँ मौजूद ठाकुर चंद्रपाल जी, यहाँ मौजूद आरिफ वकील साहब, यहाँ मौजूद राकेश गंगवार जी, और एक चूक नासिर भाई आपसे भी हो गई और मुझसे भी, यहाँ गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन साहब बैठे हैं केंद्रपाल गंगवार जी, इनका भी उद्बोधन होना था, और ये रामेंद्र कश्यप जी बैठे हैं, इनका भी, लेकिन कुछ समय की कमी और कुछ हमारी आपकी थोड़ी सी भूल रह गए, और भी बहुत साथी हमारे रह गए हैं। तो मंच पर बैठे सभी नेतागण और जिनको मंच पे जगह नहीं दे पाए या जिनको बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेहनत सबने की है, और ऐसी कटाई के टाइम, आप बताओ ऐसी कटाई के टाइम कितना कीमती वक्त आप लोगों ने निकाला है, अपना अपना काम छोड़ के इतनी मेहनत से आप लोगों ने, कई दिन से अभी मैं 35 सभाएं मैंने इस क्षेत्र में की। मकसद इस धरने को लेकर था और मकसद ये भी था कि पूरी विधानसभा के 10-10 गांव के बीच में मैं पहुंच जाऊं और हमारे साथी पहुंच जाएं, इससे सबसे मुलाकात भी हो जाए, और जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, इसकी लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ा जाए। हम लोगों ने 35 सभाएं की और उन 35 गांव के लोगों से, एक गांव में होता था प्रोग्राम, और लगभग एक सेक्टर में हमारे 12-14 बूथ हैं, हर सेक्टर से हमारे प्रभारी और कमेटी के लोग वहां आते थे, और हमने उनके साथ बैठकर बैठक की। मैं उन सब का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि जब हालात ऐसे चलते हों कि यहाँ के नेता अपना प्रोग्राम कराने के लिए पैसे देते हो कि पैसे ले लो मेरा प्रोग्राम रख दो, और पैसे भी उनके वापस हो जाएं या पैसे लोग लेने से मना कर दें, और जब हम लोगों का कार्यक्रम लगे तो खुशी से लोग कह रहे हैं हमारे गांव में लगा लो, और हमारे गांव में, और हमारा प्रोग्राम भी करा रहे हैं और हमें रोटी भी खिला रहे हैं। अगर दोपहर में है तो दोपहर का खाना, अगर शाम हो गई तो कहीं शाम का खाना। जहां भी प्रोग्राम हुए हैं आप जानते हो, टेंट में, मंच में, झंडे बैनर में, फ्लैक्स में और खाने में अगर कितने ही कम पैसे किसी के लगे होंगे तो आज की तारीख में 5-6 हज़ार रुपये से कम खर्च नहीं हुए होंगे। हम लोगों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। और एक अभी 2.5 महीने का मंत्री जो बनकर आया है, जो भी ठाकुर साहब कह रहे थे कि ग्वारी और गोटिया में 2 मर्डर हो गए, एक मर्डर ठाकुर समाज के नौजवान का और एक कुर्मी बिरादरी के थे, और मेरा उस दिन प्रेम सिंह गुजर बैठे पिंडारी वाले, इनके यहाँ प्रोग्राम था। बंद कर दो, बंद कर दो, वो पंखा है उसको बंद करवा दो। कोई बात नहीं। मैं उस दिन पिंडारी बेचन में था, गुजर समाज के लोगों ने प्रोग्राम कराया था, और उस दिन बड़ी तादाद में गुजर समाज और जाटव समाज के लोग वहां शामिल हुए थे पार्टी में। हम लोगों को जैसे ही पता लगा कि ग्वारी और गोटिया में जो मर्डर हुए हैं रात में, वो पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी आ गई, हम अपना प्रोग्राम से वहां सीधे हम लोग गोटिया और ग्वारी पहुंचे। लेकिन शर्म आती है कि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, दोनों जो खत्म हुए थे, जो दोनों का जो मर्डर हुआ था, उन दोनों के परिवारों ने भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। लेकिन यहाँ का बेशर्म विधायक और जो 2.5 महीने का मंत्री बना है, उसे इतनी भी शर्म नहीं आई कि उस दिन सुबह से रात के 11 बजे तक इस बहेड़ी में अपना स्वागत कराता रहा, और इलेक्शन में बिरादरी को बहुत याद करता है वोट लेने के लिए। ठाकुर भाइयों से कहता है तुम हिंदू हो मुझे वोट दो, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं आई
कि उस दिन कम से कम बताओ आप लोग कि अपने स्वागत खत्म करना चाहिए थे कि नहीं करना चाहिए। स्वागतों को रद्द करके उनको, उनके परिवारों को, जिनके परिवारों पर पहाड़ टूट गया था, जिनके नौजवान खत्म हो गए थे, उन नौजवानों के अंत्येष्टि में बताओ शामिल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा इंसान, परसों हमारी सभा थी अटरिया माधोपुर में, यहाँ शांतिपाल गंगवार जी बैठे हैं, गुड्डू भी बैठे हैं, इन्होंने मेरा प्रोग्राम कराया सेक्टर का, और मुझे वहाँ पर एक बगल के गांव के प्रधान ने, जो हमारे प्रोग्राम में आया था, नाम बताना ठीक नहीं है, जो मुसलमान नहीं था, उसने बताया कि मंत्री जी जो नए नए बने हैं, इनके चेले ने फोन किया कि प्रधान जी, मंत्री जी का स्वागत रखना है, हमें चंदा चाहिए। मैंने कहा चंदा? जो विधायक 4.5 साल से लूट रहा है इस बहेड़ी को, जिस विधायक का भतीजा 4.5 साल से लूट रहा है इस बहेड़ी को, अगर बहेड़ी को नहीं लूटता होता तो बताओ यहां का प्रतिनिधि है किसानों का साथ देगा या इस फैक्ट्री का साथ देगा? फैक्ट्री के प्रोग्राम में जाकर कहता है कि फैक्ट्री बहुत अच्छा पेमेंट कर रही है। आप बताओ, इतने लोग इकट्ठे हुए हो, फैक्ट्री अच्छा पेमेंट कर रही है क्या? नहीं। 150 करोड़ रुपया है इस फैक्ट्री पर, और यहां का विधायक कहता है कि फैक्ट्री बहुत अच्छा पेमेंट कर रही है। आप समझ लो कि अच्छा लफ्ज वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे शब्द को। इसका मतलब फैक्ट्री के लोगों ने उनकी जेब गर्म कर दी है, तब उनकी बोली बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 4.5 साल को लूटने वाला, जो सारी नदियां खोद दी, और अगर कोई गरीब अपने घर को पटान कराना चाहता है तो पटान, तुम अपनी ट्राली से मिट्टी नहीं ला सकते हो, वो मिट्टी भी उसके भतीजे का पार्टनर से तुम्हें डलवाना पड़ेगी, और मुंह मांगे दाम भी देना पड़ते हैं। बताओ देते हो कि नहीं? शर्म नहीं आती है? 4.5 साल तक कोटों को लूटने वाला इंसान, 4.5 साल तक अपने होटल जो बरेली में बनाया है उस पर कोठा चलाने वाला इंसान, अब अपने स्वागत के लिए भी चंदा मांग रहा है। ये गरीब बेचारे लुटे और पिटे बैठे हैं, कहां से तुम्हारा स्वागत का चंदा करें? और तुम्हारा स्वागत जनता नहीं कर रही है, तुम्हारा स्वागत बंजरिया के लोगों ने करा, जिन्होंने तुम्हें काले झंडे दिखाने का काम किया था। तुम्हारा स्वागत भुड़िया कॉलोनी के लोगों ने और पिपलिया वालों ने किया, किसानों ने किया। उन्होंने कहा कि तुमने वायदा, तुम्हारे नेताओं ने किया था कि किसान भाइयों परेशान मत हो, तुम्हारी आमदनी हम दुगनी कर देंगे। तुम्हारे नेताओं ने कहा कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे, और 14 दिन में अगर गन्ने का भुगतान नहीं करा पाए तो मिल मालिक के खिलाफ FIR करा के उसको जेल में ठूसने का काम करेंगे। आप बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी चीनी मिल का मालिक अगर जेल गया हो, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक भी चीनी मिल के मालिक के खिलाफ FIR हुई हो, न FIR हुई न कोई जेल गया। लेकिन अगर तुम पे 10,000 रुपए का भी कर्जा है, बैंक का कर्जा है, और अगर तुम 10,000 रुपए नहीं दे पाए तो तहसील वाले तुम्हें उठाकर मुतनिया में बंद कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? बताओ। अरे हमें 10,000 हमारे बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ का किसान 150 करोड़ रुपए इस फैक्ट्री पर बर्दाश्त करे हुए है। बहुत सीधे हैं हमारे क्षेत्र के किसान। यही किसान अगर पश्चिम के होते, यही किसान अगर पंजाब के होते, यही किसान अगर हरियाणा के होते, मैं बधाई देता हूं हरियाणा के किसानों को, जिन्होंने वहां के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने नहीं दिया। मैं बधाई देता हूं लखीमपुर खीरी के किसानों को, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने नहीं दिया। और उतरने क्यों नहीं दिया? ये कोई गुंडागर्दी नहीं है। वो कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो आपने कहा था किसानों तुम्हारी आमदनी हम दुगनी कर देंगे,
पहले हमारी आमदनी दुगनी करो, तब हम तुम्हारा हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतरने देंगे। किसान कह रहे हैं कि पहले हमारे गन्ने का 14 दिन में भुगतान करो। ये हमने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था। और 4-5 महीने पहले मैंने देखा था कि लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हम करा देंगे। किसान यही तो कह रहे हैं, जो तुमने वायदा किया है वो पूरा करो, नहीं तो काले झंडों का स्वागत तुम्हारा लगातार होता रहेगा। किसान कह रहे हैं कि हमारा चीनी मिल पे जो गन्ने का पेमेंट है वो दो। किसान कह रहे हैं कि जो तुमने धान का रेट तय किया है, बताओ वो रेट आपने तय किया है क्या? जो पिछले साल 1888 रुपए धान का सरकारी रेट था, किसने तय किया है? किसने तय किया है? जब सरकार ने तय किया है तो तय इसीलिए किया होगा कि हम गन्ना किसानों को 1888 रुपए का पेमेंट करें उसके धान का। किसान यही तो कह रहे हैं कि लुट गए हम। 1888 छोड़ो, हमारा धान पिछले साल 1000 रुपए और 1100 रुपए और 1200 रुपए से ज्यादा नहीं बिका है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों आपके धान का रेट जो 1888 था वो बढ़ाकर कर दिया 1940। खुश हो जाओ, मुबारकबाद दो, धन्यवाद करो। लेकिन जब 1888 तुम्हें नहीं मिला तो आज का रेट बताओ कि आज का धान का रेट क्या है? कितना? 1200 और थोड़ा ज्यादा होगा। मैं सितारगंज गया अभी, चौधरी विजेंद्र सिंह और हम लोग शादी में गए। उत्तराखंड के किसान थे, मुझसे कहने लगे मंत्री जी आपके बहेड़ी में धान क्या भाव बिक रहा है? मैंने कहा आपके यहाँ? कहने लगे हमारे यहाँ तो 800, 900 और 1000 रुपए। बोले अब आपके यहाँ का बताओ। मैंने कहा हमारे यहाँ तो खरीदार ही नहीं है। जब धान का खरीदार नहीं है तो हम रेट क्या बताएं? रेट तो जब बताएं कि जब हमारे धान का कोई खरीदार हो। आप बताओ किसानों की गलती क्या है? किसान यही तो कह रहे हैं कि जो 1940 रुपए इस साल तुमने धान का रेट तय किया है, वो 1940 अगर तुम्हारी नीयत सही है तो हमें 1940 रुपए हमारे धान का रेट दे दो, हम तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों स्वागत करें? अरे जो 2.5 महीने के मंत्री जी, ये सिर्फ 15 और 20 दिन तक तुम फोन करके जो स्वागत अपना रखवा रहे हो कि मेरा स्वागत रखो, वो बेचारा आचार संहिता का इंतजार कर रहा है। बताओ, आचार संहिता का। और तुम्हारा स्वागत करने के बाद उसके बाद मुझे फोन करता है वो बेचारा, कहता है मंत्री जी बुरा मत मानना, आचार संहिता तक जब भी हमसे ये जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, नहीं तो मुकदमा लिखवा के ये हमें जेल में भिजवा देगा। वो बेचारा डर जाता है। आचार संहिता का इंतजार है। और ये इतनी भीड़, इतनी गर्मी में पत्रकार साथी खड़े हैं, मेरी बात पे गौर करें कि इतनी गर्मी के साथ और जहां पर हमारा ये सारा किसान है, इस टाइम बहुत पीक पे कटाई हो रही है धान की। अपने खेत से 1 घंटे को हटने को तैयार नहीं है किसान। और इन 2 बातों के अलावा नया मंत्री आया है जो लोगों पर मुकदमे लिखवाने का काम कर रहा है। आप बताओ, ये दमखोदा गांव जहां का ये खुद रहने वाले हैं, उस गांव का प्रधान जो पिछली बार सोमपाल मौर्य थे, इस बार भी चुनाव जीत रहे थे 4 वोटों से। चुनाव सोमपाल मौर्य जीते और छत्रपाल गंगवार जी ने अपनी भतीज बहू को सर्टिफिकेट दिलवा दिया। सर्टिफिकेट दिलवा दिया। जिन मौर्य समाज के लोगों ने 1-1 वोट तुम्हें देकर तुम्हें विधायक बनाया, और इतनी बड़ी तादाद में मौर्य समाज इस बहेड़ी में है। अगर मौर्य जी, अब तो तुमसे मौर्य समाज ने वायदा किया है कि अगर मौर्य समाज इस भारतीय जनता पार्टी से हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय तारमान साहब, माननीय तारमान साहब, अभी ताली अंगड़ाई है।
अभी तो प्रधानी लड़ाई है। प्रधानी लेने के बाद भी तुम्हें सब्र नहीं हुआ। हमारा वो साथी सोमपाल मौर्य, अगर आप मिले होगे तो बहुत सीधा इंसान है, गांव का प्रधान रहा, 1 रुपए का गुनहगार नहीं है। लेकिन मंत्री जी को जो 2.5 महीने तक अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं बहेड़ी को, उन्होंने उस सोमपाल मौर्य पे अपने घर में पाइप चोरी का मुकदमा लिखवाने का काम किया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सोमपाल मौर्य चोरी करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, किसी मंत्री के घर में किसी चोर की हिम्मत है जो चोरी कर ले? और अगर तुम्हारा घर भी सेफ नहीं है, अगर तुम्हारा घर भी, तुम अपने घर को भी चोरों से बचा नहीं सकते, तो इस बहेड़ी की चोरी तुम कैसे रुकवा सकते हो बताओ? अरे शर्म आना चाहिए। झूठा मुकदमा, अरे अगर असली भी होता तो बड़ा दिल करते और नहीं लिखवाते, तुम्हारे गांव का व्यक्ति था, लेकिन झूठा मुकदमा तुमने लिखवाया। इसलिए साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि धूप बहुत तेज, खेतों में धान की कटाई, और ऊपर से इस मंत्री का दबाव, मंत्री का फोन। जो भी भारतीय जनता पार्टी हमें छोड़कर हमारे साथ जुड़ता है, तो प्रमुख जी रात को ही फोन पहुंच जाता है कि तुम समाजवादी में क्यों चले गए। रात ही को फोन पहुंच जाता है। लेकिन आप देखते होंगे, इतने लोग बैठे हो, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। ये कैलाश बाबू मौर्य बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मौर्य समाज के लोगों से छत्रपाल सिंह गंगवार जो यहाँ के विधायक हैं, वो बदला ले रहे हैं। और बदला इसलिए ले रहे हैं कि तुमने हमें जिताया क्यों था, क्यों जिताया था तुमने हमें। ये कैलाश मौर्य, मान लो सोमपाल मौर्य हमारी पार्टी में थे, लेकिन ये कैलाश मौर्य भारतीय जनता पार्टी में थे और बड़ी मजबूती के साथ इन्होंने यहाँ के विधायक को चुनाव लड़ाया था। लेकिन क्या इसीलिए तुम्हें जिताया था? लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र है, हर इंसान को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमने वार्ड नंबर ये इकबाल सिंह चीमा को टिकट दिया, राकेश गंगवार जी भी चुनाव लड़े, कई ऐसे वार्ड थे जो हमारे लोग लड़े, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार भी थी, हम भी चाहते थे तो सबके सब जीत जाते जबरदस्ती। लेकिन कैलाश बाबू मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव बहुत मेहनत से लड़ाया। और उसके बाद मैं बरेली था, फोन आया हमारे लोगों का, हरस्वरूप मौर्य जी वगैरह का फोन आया, तो मैंने भी डीएम से बात की। 39 वोटों से चुनाव कैलाश बाबू मौर्य जीत गए। 39 वोटों से ये चुनाव जीत गए कैलाश बाबू मौर्य, और जबरदस्ती इनको 15 वोटों से जिला पंचायत का चुनाव हराकर इनको बैरंग वापस कर दिया। अरे मैं तो कहता हूं विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन्हें 15 वोटों से तुम चुनाव नहीं हराते तो आज ये समाजवादी पार्टी के मंच पे खड़े नहीं होते। सोमपाल मौर्य को तुमने हराया चुनाव, तो आज पूरी बहेड़ी विधानसभा का मौर्य समाज का व्यक्ति अगर मौर्य जी की वजह से भी समाजवादी पार्टी में है, और दूसरा जो जुल्म ज्यादती हो रहे हैं उनकी वजह से भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और कोई ऐसी जाति इस बहेड़ी में नहीं है। सिख भाई तो चीमा साहब ने बताया कि 99% सिख भाई जो भारतीय जनता पार्टी को गए थे, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 1-2 सिख भाई जो लगे हैं वो भी झंडा उतार के चल रहे हैं। और जो मैं ऐसा देखता हूं कि सिख समाज का व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में है,
आज की तारीख में उसका रिश्तेदार भी अगर सिख समाज का है तो वो अपनी दुश्मन की निगाह से उसको देख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में है। जाट समाज जो पूरा 90% भारतीय जनता पार्टी को गया था, लेकिन जिस तरह से किसानों की दुर्दशा हुई, जिस तरह से बताओ क्या जयंत चौधरी की कमी क्या थी, एक दलित बेटी के साथ हाथरस में रेप हो जाता है, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ रेप हो जाता है, सारी पार्टियों के नेता वहां जाते हैं उससे मिलने, हमदर्दी जताने, जयंत चौधरी भी वहां गए हमदर्दी दिखाने, तो योगी की पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करवा दिया। वो तो अगर उनके साथ के लोग ना होते जो चारों तरफ से घेर लिया तो उसी दिन हाथ पैर बराबर हो गए होते जयंत चौधरी। ये लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई किसी पीड़िता से मिलने जा रहा है तो क्या बुराई है इसमें? इन्होंने हिंदू और मुसलमान के नाम करके पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आग सुलगाई और पूरे उत्तर प्रदेश को जीत लिया और देश जीत लिया। और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी, उनकी विरासत मिली चौधरी अजीत सिंह जी को, उनकी पार्टी को इस उत्तर प्रदेश से बिल्कुल खत्म कर दिया। लेकिन इस किसान आंदोलन ने जाट समाज को खड़ा किया और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाट समाज ही नहीं, जाट समाज के साथ साथ चाहे गुर्जर हो, चाहे जिस बिरादरी के हो, जाट समाज और जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें ठगने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है, तब उन्होंने देखा कि इस भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद कौन कर सकता है। जब उन्होंने देखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी ने हाथ मिला लिया है तो आज पूरा जाट समाज और किसान इस गठबंधन के साथ हो गया है। आज चाहे कश्यप समाज हो, चाहे बेलदार समाज, जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को पड़ता था, 2-4-10% हमारे साथ भी था, लेकिन आज की तारीख में 90% बेलदार समाज समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। अरे और तो छोड़ो, कोई नाराज मत होना, कहेंगे हमारी बिरादरी का नाम नहीं लिया। मेरे साथ सब जातियों के लोग हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए ज्वाइन कराते हुए। हर बिरादरी का आदमी, चाहे कुर्मी समाज का ही क्यों ना हो, वो भी भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट कहलाता था जाटव समाज का, आप देखते होंगे वो भी निराश है। निराश क्यों है? उन्हें लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया संविधान को ये खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर भारतीय जनता पार्टी अभी है तो हमारे आरक्षण पर चोट हो रही है, और अगर ये दोबारा आ गई तो आरक्षण को बिल्कुल समाप्त कर देगी। इसलिए उन्होंने भी ये देखा कि अब भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है, तो उन्होंने भी ये फैसला ले लिया। और इस बात का सबूत है कि कोई हफ्ता जाता होगा जिस हफ्ते बहुत अच्छे मौजूद आदमी जाटव समाज के बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव, माननीय तार रहमान साहब, पैड़ी का मजाक कैसा हो, पैड़ी का मजाक कैसा हो। और हिंदू भाइयों, मैं 2 बार इस बहेड़ी से चुनाव जीता, और मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि मैं जब पहली बार जीता तो मुसलमान वोट मुझे 19-20 हज़ार मिला, लेकिन 32,000 मुझे हिंदू भाइयों ने और सिख भाइयों ने वोट दिया, और मैं यहां से 7,775 वोटों से चुनाव जीता था। उसके बाद का चुनाव में हारा 2007 का, और 2012 में मेरे अलावा 6 मुसलमान कैंडिडेट, सब पार्टियों ने मुसलमानों को टिकट दे दिए, लेकिन सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी और महान दल से वैजयंती माला चुनाव लड़ रही थी। उन्हें 29,000 वोट मिले थे, और लेकिन इन 6 लोगों को, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हो मुसलमान, चाहे पीस पार्टी के हो, चाहे IMC मौलाना तौकीर साहब के हों, और चाहे कांग्रेस के हों, चाहे राष्ट्रीय पीस पार्टी के हों, और एक आध छोटी पार्टी और लगभग 6 लड़ रहे थे, और 58,000 वोट इन मुसलमानों का उनको गया था 6 लोगों को। लेकिन मुझे मुसलमान भाइयों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मुझे हिंदू भाइयों ने और सिख भाइयों ने वोट दिया,
और मैं यहाँ से 18 वोटों से चुनाव जीतने का काम हुआ। उसके बाद फिर मोदी लहर आ गई, मुझे वोट नहीं मिला, और अगर फिर 25,000 मिल गया होता तो यहाँ से विधायक मैं होता, जिसके खिलाफ आज तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो वो यहाँ पर नहीं होता। इसलिए आज जो माहौल है इस बहेड़ी क्षेत्र में, गन्ने के पेमेंट के लिए त्राही त्राही कर रहा है किसान, अपने धान का रेट लेने के लिए त्राही त्राही कर रहा है यहाँ का किसान। यहाँ का किसान बहुत मजबूर है बेचारा, जिसकी खाद का कट्टा भी 5 किलो खाद चुरा ली, 45 किलो का कर दिया। अभी पिछले दिनों व्हाट्सएप पे आता था कि जो सिलेंडर 950 रुपये का हो गया वो अब सिलेंडर आधा कर दिया जाएगा ताकि लोग समझें इसकी कीमत कम हो गई। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में आप बताओ, जिन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, लोग इनके झांसे में आ गए। बताओ महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई है? क्या रेट है खाने के तेल का, सरसों के तेल का? बताओ क्या रेट है? 200 रुपए। लेकिन हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था बड़े स्केल पर, तो मुझे लगता है कि आपको 90 रुपए किलो मिलता होगा जो पुराना रेट था, और इन मुसलमानों को 200 रुपए किलो मिलता होगा। इन्होंने वोट नहीं दिया था। महंगाई, डीजल, पेट्रोल, और ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार अब लोगों से दुश्मनी बरत रही है। हम लोग यहां धरना दे रहे हैं और भाजपा के नेता तारीफ कर रहे हैं इस मिल के मालिक की और मिल की। और इसी तरह से जब हम लोग रोते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं कि डीजल का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, पेट्रोल का बहुत ज़्यादा हो गया, गैस का बहुत ज़्यादा हो गया, तो बताओ उसी दिन फिर से बढ़ा देते हैं 30 पैसे और 35 पैसे। और 25 रुपए का ऐलान हुआ, 25 रुपए का ऐलान हुआ कि गन्ने का रेट 25 रुपए बढ़ा दिया गया। बहुत से लोग खुश हुए, भाजपा के लोग प्रचार करने लगे कि 25 रुपए गन्ने का रेट बढ़ गया। लेकिन आप बताओ, हमारे भोले वाले किसानों, आप बताओ कि 25 रुपए 1 क्विंटल पे बढ़ाता या 1 किलो पे? 1 क्विंटल पे 25 रुपए बढ़ा, और डीजल 1 लीटर पे उसी दिन कितना बढ़ा? उसी दिन 25 पैसे लीटर पे बढ़ाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 100 लीटर पे कितने हो गए? कितने? 25 रुपए 100 लीटर पे डीजल के बढ़े, और तुम्हारे गन्ने पे 25 रुपए बढ़ा दिए। बताओ इनसे ज्यादा चालू और कौन होगा? दोनों का बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? यह है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मैंने कई मीटिंगों में भी कहा कि हमारे यहाँ के जम्मन भैया मंजन बेचते थे। ये भारतीय जनता पार्टी है। इसकी असलियत ये है कि गाँव में जो पैठ लगती थी, जो बाजारें लगती थी, उन बाज़ारों में हम छोटे थे, जाते थे हम भी, और हमारे भैया जम्मन भैया मंजन बेचने का काम करते थे। और वो जाते थे बाज़ार में, अपना झोला रखा, उसमें से 2 पेटियां निकाली, एक पेटी इधर रखी और एक पेटी इधर रखी, और उसके बाद वो उनके पास था डमरू बजाया। भीड़ थोड़ी इकट्ठी हुई और कहा कि भाइयों, अभी बहुत जल्दी हम सांप और न्योले की लड़ाई आपको दिखाएंगे। लोग सोचते थे कि आज देखेंगे कि सांप मरेगा या न्योला, आज तो कुछ ना कुछ आर पार होगी। है ऐसी बात नहीं है। और उसके बाद जम्मन भैया ये झांसा देकर दोनों की लड़ाई को समझाकर अपना मंजन पूरा थैला का थैला बेच लेते थे। और जब पूरा थैला उनका बिक जाता था, मंजन का प्रमुख जी, तो वो कहते थे अब शाम हो गई, अगली बाजार को आना, तब हम इस न्योले और सांप की लड़ाई आपको दिखाएंगे। और पेटी बंद करी, झोले में रखी, ये गए वो गए। यही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। किसानों, चिंता मत करो, तुम्हारी आमदनी हम दुगनी कर देंगे। आज तक इंतजार कर रहा है बेचारा दुगनी की। किसान भाइयों, चिंता मत करो, 14वें दिन तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। और इससे भी बड़े अमित शाह आए तो बोले इधर गन्ना तुम्हारा तुलेगा और उधर चेक तुम्हारे हाथ में होगा। यह है भारतीय जनता पार्टी। बताओ लाइनें लगवाई कि नहीं लगवाई बैंकों के सामने? लाइनें लगवा कर खाता खोलने पर लग गए सारे गरीब बेचारे।
इस उम्मीद के साथ कि खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 500 रुपए अगर जेब में नहीं है तो इधर उधर से जुगाड़ करके लाया और अपना खाता खुलवाया। हमारी सरकार थी, हम विधायक थे, हमसे भी लोग कहते थे कि मंत्री जी कह दो जरा मैनेजर हमारा खाता खोल दे। पूरे देश से गरीबों ने खाते खुलवाए और 30,000 करोड़ रुपया इस भाजपा सरकार में इकट्ठे करे पूरे देश से। और बेचारे गरीब दिन दिन भर लाइन में लगे कि हमारा खाता खुल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा खाता ना खुले तो हमारे पड़ोसी के खाते में 15 लाख रुपए ना चले जाएं। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना खाता खुलवाने के चक्कर में लगे। बताओ 15 लाख रुपए आ गए? जी नहीं। 15 रुपए आए किसी के खाते में? इंतजार करो। और हिंदू भाइयों, खास तौर से आप इंतजार करो। आपसे वायदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो राम राज्य आ जाएगा। इसलिए साथियों, ये धोखे वाले लोग हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जुमलेबाजों की पार्टी है। ये फिर आएंगे, बहुत इत्मीनान से हैं। आप बताओ किसानों से क्या दुश्मनी है? ऐसे कुचल रहे हैं कि जैसे किसान इनके भाई नहीं थे। और उन किसानों ने, मुझे कोई कहने में हिचक नहीं है, जब राकेश टिकैत जी ने ये कहा कि मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, तो सब लोगों ने भाजपा को वोट दिया, तभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और मुझे लगता है कि ये दुश्मनी कर निभा रहे हैं कि तुमने हमें जिताया क्यों, इसलिए बुलडोजर तुम पे चलेगा। बताइए प्रमुख जी कि आज वो मंत्री का लड़का मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, 120B का मुल्जिम है और इस्तीफा नहीं हो रहा है, जांचें हो रही हैं। लेकिन अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता तो अब तक योगी जी बुलडोजर भेज के उसका घर को बिल्कुल तबाह बर्बाद करवा दिया होता। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को जागना पड़ेगा। हमारे किसान भाई जिनका पैसा अपनी जेब में है नहीं, धान का रेट मिल नहीं रहा है, और हमसे कहा कि 1 साल में 2 करोड़ बेरोजगारों नौजवानों को हम रोजगार देंगे। हमारे किसान भाई, गरीब भाई कर्जा ले लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया, और इसलिए पढ़ाया कि अगर हमारा बच्चा पढ़ गया तो मोदी जी ने कहा है कि नौकरी मिलेंगी 2 करोड़ 1 साल में, शायद हमारे बच्चे का भी नंबर आ जाए। और मैंने अभी 35 मीटिंग पूरे बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ करी, और आप जो आए हो आपने सुना होगा मुझे, मैंने हर गांव में ये पूछा कि बताओ किसान भाइयों, गरीब भाइयों, तुम्हारे गांव में किसी को सरकारी नौकरी मिली है? बोले नहीं मिली। मैंने कहा आसपास 10, 15, 20 गांव पे नजर डालो, किसी को सरकारी नौकरी मिली है? तो बोले कहीं नहीं मिली है। तो वो बेचारा गरीब जिसने अपना पेट काट काट के खुद अपने माँ बाप ने 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी जिंदगी काटी, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाकर स्कूल और कॉलेज भेजा, पढ़ाई करवाई, लेकिन नौकरी के नाम पर वो बेचारा अपनी डिग्री लिए घूम रहा है, कोई नौकरी नहीं है, और वो कुंठा में आ जाता है। आज जो जवान लड़के अक्सर आत्महत्या कर ले रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है और हम डिग्री हमारे पास है, हमारी नौकरी नहीं लग रही, हम सेवा कैसे करें अपने माँ बाप की। इसलिए साथियों कि आज नौकरी है ही नहीं, और अभी कुछ दिन के बाद जब चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो मैंने तो अक्सर कहा कि जहां विधायक जी कहें, जो मंत्री बने हैं 2.5 महीने के लिए, जब वो आपसे कहें, उनके चमचे कहें कि हमारा स्वागत रखो, तो उनसे कहना कोई एक काम बता दो जो तुमने अच्छा करा हो इस क्षेत्र में, हम स्वागत पूरी तरह से करने को तैयार हैं। तुमने तो नदियां खुदवा दी, तुमने तो कोटों में, बताओ कोटे वाला बेचारे, सब लोग कोटे जो चलाता है राशन की दुकान, सब उसको बुरा कहते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो इसलिए बुरा नहीं है कि 20,000 रुपये विधायक जी के भतीजे दुष्यंत को दे, 10 से 15,000 रुपये यहाँ सप्लाई दफ्तर को दे, और उसके अपने बच्चे भी हैं, 10-5 हज़ार रुपये वो भी बचाएगा कि नहीं बचाएगा? अब आप बताओ
कि जहां 40-50 हजार रुपए उस कोटे की दुकान से निकल जाएं, तो बताओ गरीब आदमी को वो कोटेदार बेचारा क्या बांटेगा? शर्म नहीं है। और ये हाय पड़ रही है। और अगर ये हाय नहीं होती गरीबों की, किसानों की, तो ये आज काले झंडों से स्वागत नहीं होता। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। अपनी ताकत के घमंड, ताकत जो मिली है उस पर घमंड मत करो। ये ताकत तुम्हें यहाँ के लोगों ने दिलवाई है। ये ताकत तुम्हें कोई अपनी काबिलियत से नहीं मिली है। ये ताकत तुम्हें दी है यहाँ के लोगों ने। अगर बताओ विधायक नहीं बनाया होता तो आज 2.5 महीने के लिए भी ये मंत्री कैसे बन जाते। लेकिन ताकत मिली, और ताकत का इस्तेमाल जब हमारी सरकार थी तो चीनी मिल वालों से जब मैंने कहा कि गन्ना का पेमेंट करो, उन्होंने कहा 23 करोड़ रुपए हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हैं बिजली के, आप 23 करोड़ दिलवा दो। मैं लखनऊ गया और अपने नेता जो हमेशा किसानों के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा किसानों की फिक्र करते हैं, मैं गया और जैसे ही मैंने उन्हें कहा, उन्होंने अपने अधिकारी से कहा, मैंने उनसे जब ये कहा कि ये पेमेंट सीधा किसानों की जेब में जाना चाहिए, तब उन्होंने डीसीओ के खाते में 23 करोड़ रुपए दिलवाए और वो डीसीओ ने सारे किसानों के, हमारे बहेड़ी क्षेत्र के किसानों की खातों में पैसा भेजा। अरे अगर आज तुम पे ताकत है तो इसी चीनी मिल का 30 करोड़ रुपया है बिजली का उत्तर प्रदेश की सरकार के पास। अगर तुम में ताकत है तो जिन लोगों ने तुम्हें विधानसभा के अंदर भेजा है, बताओ उस ताकत का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो बैठे हैं, ये जो गन्ना किसान हैं, जो किसान हैं, ये जो मजदूर हैं, गरीब हैं, ये अगर तुम्हें विधानसभा में भेज सकते हैं तो विधानसभा से उठाकर तुम्हें बाहर भी फेंक सकते हैं, बाहर भी फेंक सकते हैं। इसलिए विधायक जी, ताकत पे घमंड मत करो। सोमपाल मौर्य पे मुकदमा मत लिखवाओ। और भी कई तुमने मुकदमे लिखवाए हैं। लेकिन मेरे साथियों, कहने में कोई हिचक नहीं है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक सोचते हैं कि चुनाव में 1-2 मुसलमान खड़े कर देंगे तो फिर से वोट बढ़ जाएगा और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। अरे ये चिंता करने की बात नहीं है। इस बार जो माहौल है बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र का, अगर तुम अपनी जमानत भी बचा लो इस बहेड़ी के अंदर, तो जाओ, जो कहोगे मैं तैयार हो जाऊंगा। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। यहाँ अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। यहाँ सिख हिंदू नहीं चलेगा। बल्कि बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के किसान अब जागरूक हो गए हैं। और किसान चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, किसान किसान है। किसान की कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन हिंदू भाइयों, मैं आपसे भी कहूंगा, और मैंने जो 35 मीटिंग करी उसमें महसूस किया कि हिंदू भाई ने बहुत अपने दिल से और दिमाग से वोट दिया था कि भाजपा की सरकार आएगी तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा अपने आप को हिंदू भाई ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बताओ, आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और यहाँ जो माहौल है, हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, तुम तो इन नक्कालों से होशियार रहना ही। एक भारतीय जनता पार्टी जो बिहार भी भेज देती है उसको चुनाव लड़ाने के लिए, बंगाल भी भेज देती है उसको चुनाव लड़ाने के लिए कि मुसलमानों के वोटों का बंटवारा हो, और अगर बंटवारा ना हो तो इतनी जहरीली भाषा बोले ताकि हिंदू भाई जो भाजपा को छोड़ रहे हैं ये रुक जाएं कि नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी बचा ले। अब उसका भी असर खत्म हो गया। और यहाँ का विधायक, 2.5 महीने का मंत्री, यहाँ के एक नक्काल को इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मिलकर लड़ाया, प्रमुखी का लड़ाया कि नहीं लड़ाया? और 2 महीने से मौर्य जी लाल टोपी सर से रात में भी उतर नहीं रही है कि अगर रात में उतार दी तो कोई लेके ना भाग जाए। इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ के विधायक और मंत्री को कहना चाहता हूँ
कि अगर तुम्हें ताकत मिली है तो इन गरीबों की और किसानों की भलाई करो। इन 2.5 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा इस क्षेत्र में, तुम्हें अपने घर पे कोई चाय पिलाने वाला नहीं होगा, तुम्हें इस क्षेत्र में कोई कुर्सी देने वाला भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ताकत मिली है तो इनके गन्ने का पेमेंट करा दो इस फैक्ट्री से। अरे तुमने 14 दिन कहा था और ये कह रहे हैं 15 दिसंबर। क्या मतलब है 15 दिसंबर का? मुख्यमंत्री बड़ा होता है या फैक्ट्री का मालिक? अगर मुख्यमंत्री चाहे तो चौधरी विजेंद्र सिंह कह रहे थे एक ही दिन में पेमेंट नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर ये व्यवस्था इन्हें करना पड़ेगी। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है, और यहाँ के एसडीएम अभी कहला कर गए हैं, वो एसडीएम भी बड़े मज़े के हैं मज़े के नहीं हैं? जिनका वास्ता पड़ा होगा वो जानते होंगे, बहुत मज़े के हैं बेचारे। सुबह को कुछ आदेश कर देते हैं और शाम में फिर उसी को पलट देते हैं, इतने मजबूत एसडीएम हैं। तो अधिकारी भी बेचारे बहुत अजीब व गरीब हैं और बहुत परेशान हैं। अंदर से वो भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे। कई अधिकारी हमसे कह चुके माहौल बहुत ख़राब है, जो आया है वो जाएगा। अधिकारी कह रहे हैं, उन्हें मालूम है पहले हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे, अब फ़ोन भी उठाते हैं और नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करते हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी को भी और हमें भी। इसलिए उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों करोड़ों मजलूमों, गरीबों, नौजवानों का नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और बताओ इस बहेड़ी में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बताओ यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 5 बिजली घर बने इसी बहेड़ी विधानसभा में, चाहे फरीदपुर का हो, चाहे पचपेड़ा का हो, चाहे रिचा का हो और चाहे हो चंगासी का। ये सिख भाइयों का भी धन्यवाद, इन्होंने ज़मीन खरीद के दी, वहाँ सरकारी ज़मीन नहीं थी, सरकारी ज़मीन इन्होंने खरीद के दी ज़मीन, और हमने अखिलेश यादव जी से उस पर पास कराया बिजली घर। इसी बहेड़ी कस्बे में बिजली घर, बहेड़ी कस्बे में बस अड्डा, बहेड़ी से बरेली तक 4 लेन, और शीशगढ़ का रोड हो, चाहे दमखोदा वाला रोड हो, चाहे शीशगढ़ का रोड हो, चौड़े कर बनवाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोर्ड लग गए। मौर्य जी का बोर्ड लग गया, केशव प्रसाद का, योगी जी का लग गया, मोदी जी का लग गया। रोड बनवाया अखिलेश जी ने और बोर्ड लग गया इनका, जैसे इनके अब्बा ने बनवाया हो। इसलिए सब इकट्ठे हो और ये फैक्ट्री के मैनेजमेंट के लोगों सुन लो, ये अपनी भीड़ है। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ 2 महीने तक भी मेहनत कर ले तो इससे 1/4 आदमी भी इकट्ठे नहीं कर सकती है, जबकि सरकार है उनकी। इतनी बड़ी भीड़, बताओ अगर मैं ये कह दूं कि मैं आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे इस ऑफिस में चलना है, तो बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? बताओ अगर मैं कह दूं कि यहाँ जीएम की कुर्सी पर तुम्हें बैठना है, बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बताओ। इसलिए यहाँ का मैनेजमेंट सुन ले, यहाँ के अधिकारी सुन लें और ये ना समझें कि ये 1 दिन का धरना था। अगर हम कल को फिर से धरना करना चाहें तो इतनी ही भीड़, ये सब लोग फिर से कल को यहाँ आ जाएंगे। और अगर 15 दिन के बाद हम कर लें, हम ये कहें कि 15 दिन तक कटाई हो जाएगी, तो 15 दिन के पास तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा मैदान नहीं है बहेड़ी के अंदर जो भर जाए, जो भर ना सके। कोई इतना बड़ा मैदान नहीं है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, अधिकारी बार बार कहलवा रहे हैं कि हमारा ज्ञापन हमें दे दें। एसडीएम चले गए बरेली, कोई डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई है। इस सरकार में मीटिंग के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। किसान का धान नहीं खरीदेंगे रेट में, कोई दूसरी उपज नहीं खरीदेंगे, और किसान अगर पराली जला दे तो मुसीबत आ गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। सबको निर्देश हो गया कि पराली जली और जाओ गांव-गांव देखो, फोटो खींचो और मुकदमे लिखवाओ। लेकिन 2022 में जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, तुम्हारी सब लोगों की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, व्यापारियों की जब सरकार बनेगी, तो चाहे अराली हो, चाहे पराली हो, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इनकी शामत आ जाएगी। जिन्होंने, और मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे बारे में आप जानते हो, मेरा कार्यकर्ता चाहे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे गरीब से गरीब हो, अगर अताउर रहमान का कार्यकर्ता है
तो बताओ थाने में जब सरकार होती है तो वो कुर्सी पर जाकर बैठता है कि नहीं बैठता? हिम्मत नहीं है यहाँ के इंस्पेक्टर की और सीओ और एसडीएम की कि हमारे कार्यकर्ता की बेइज्जती कर सके। और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दूसरे नंबर के नेता हैं बहेड़ी में, वो बेचारे गए तो वहाँ माला पहना ले लखनऊ में, और यहाँ पर कोई सिपाही भी उन्हें सलाम करने को भी